हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 9 के ऊपर। ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, जिसके अंदर दो बातें आती हैं, एक बेलमेंट का कंसेप्ट और एक प्लेज का कंसेप्ट। तो आई होप सो आपको याद होगा। बेलमेंट देखिए हम पढ़ते हैं कहां, सेक्शन 148 से लेकर के बेटा 171 प्लस उसके साथ में हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 180 एंड 181। जबकि प्लेज की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये आता है 172 से लेकर कहां तक, 179 के अंदर। तो वैसे चैप्टर ऑब्वियसली आप सारे जानते हैं 148 से 181 है। तो हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो क्वेश्चंस देखिए आपके लिए कंपाइलर बना के दिया गया, बड़ी शिद्दत के साथ बना के दिया गया, जिसमें मतलब एक तरह से देखिए जैसे ये सेक्शन 148 जिसके अंदर हम क्या पढ़ के आते हैं, बेलमेंट की डेफिनेशन पढ़ के आते हैं, जिसके अंदर पार्टीज भी पढ़ते हैं, बेलर एंड बेली, वो भी इसके अंदर सब कुछ कवर होता है। तो एकदम ये कंपाइलर बना के दिया गया जिसके ऊपर 148 के ऊपर सिर्फ क्वेश्चन, पास्ट क्वेश्चन नहीं है। जैसे 2007 का मई का क्या आ गया, पास्ट क्वेश्चन। एसएम का मतलब स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन था, क्लियर। तो ऑब्वियसली इकट्ठा करके लिख दिया। ऐसे ही आरटीपी एमटीपी सब आपके लिए बना के दिए गए हैं, आपके लिए बहुत अच्छी यूटिलिटी है, इसको बहुत अच्छे से यूज कीजिएगा। स्पेशली कब बेटे, जब आप अपने पेपर से पहले दोबारा रिवीजन करते हैं, जो भी आप सेक्शन तैयार करें। फॉर एग्जांपल आपने 148 सेक्शन तैयार किया अपने हैंड रिटन नोट से, तो उसके साथ अपने इन क्वेश्चंस को आके दोबारा आपने देखना है। लेकिन जैसे मैं आपको ये लेक्चर देता हूं, आपकी एक जिम्मेवारी बनती है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा डिफरेंट लगता है, तो जब भी मेरा आप ये लेक्चर लगाते हैं, अपना रजिस्टर हैंड रिटन वाला जरूर खोलिए और उसके अंदर उस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, या तो उसका रेफरेंस लिख दीजिए, भाई ये 2007 मई का एक क्वेश्चन मुझे रेफर करना है, या उसका कोई पॉइंट अच्छा लगा आप अपने हैंड रिटन में उसे इंसर्ट कर सकते हैं। ये जिम्मेवारी आपकी बनती है। लेट द बायर बिवेयर, याद कीजिएगा ये कंसेप्ट हम पढ़ा करते थे फाउंडेशन में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, केवियट एम्प्टर, सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कहता बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। वी ने क्या किया, अपनी कार को पार्क किया है एक लॉट में, ताला लगा दिया है और चाबी अपने पास रखी है। याद कीजिएगा मैंने क्लास में आपको करवाया था कि भैया बेलमेंट के लिए क्या था 148 में, डिलीवरी। और डिलीवरी जब हमने 149 में पढ़ा था, डिलीवरी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, नॉट मेयर कस्टडी। तो वहां मैंने एग्जाम्पल दिया था, चाबी अपने पास रख लेना, ये डिलीवरी नहीं है क्योंकि यहां सिर्फ कस्टडी है। लेकिन एक होता है वॉले पार्किंग। वॉले पार्किंग में हम क्या करते हैं, चाबी भी साथ में देके आते हैं। तो अगर वो होता तो यहां जवाब क्या होता, ये बेलमेंट है। तो इसलिए हम कहेंगे यहां सिर्फ क्या है, मेयर कस्टडी है, यहां पोजीशन नहीं है, तो इसलिए साहब ये बेलमेंट नहीं है। नेक्स्ट, सीज करी है गुड्स किसने, कस्टम अथॉरिटीज ने। तो स्वाभाविक है, सीज है मींस अपने पास उठा के रख लिए हैं, तो ट्रांसफर ऑफ क्या हो गया, पोजेशन हो गया। तो ऑब्वियसली यहां आंसर क्या हो जाएगा बेटे, यस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट है, स्टडी मटेरियल का। आपसे पूछा गया एसेंशियल फीचर्स कहें या एलिमेंट्स कहें, कहता बताइए बेलमेंट के। तो वही बेलमेंट की डेफिनेशन मैंने आपको दिया था, बेलमेंट इज डिलीवरी किसकी, गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, पार्टीज का नाम, फॉर अ पर्पस याद कीजिए, लिखवाया था एक कोड की के साथ, बॉयफ्रेंड है श्री राम कॉलेज में, राइट। that they shall be returned or disposed of according to directions of person delivering them। एक अलग से पॉइंट भी करवा दिया था, बेलमेंट में बी ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस, जिसका मतलब है कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। तो देखिए वही डिलीवरी की बात आ गई, गुड्स आ गई, और बेलमेंट ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट है। ये इंस्टीट्यूट ने अपनी तरह से आंसर दिया, लेकिन जैसे मैंने लिखवाया था आपको, बिल्कुल आप उस तरह से लिख के आ सकते हैं। नो डाउट ये इंस्टीट्यूट के आंसर होते हैं, तो आप इन्हें देखना चाहें, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी कि सर हमें बिल्कुल ऐसे लिखना होगा। मैंने भी आपको 1 2 3 4 करके लिखवाए, जिस तरह से लिखवाए आप लिख के आ सकते हैं। देन देखिए इन्होंने तो प्रॉपर्टी की भी बात कर दी कि प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल। ये मैंने करवाया था आपको जब मैंने आपको गुड्स का पॉइंट बताया था कि गुड्स सिर्फ क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं, राइट। तो चीजें वही हैं, तो मैंने बहुत सरल तरीके से दी है, बल्कि इंस्टीट्यूट के आप आंसर देखेंगे तो उतने तरीके से नहीं जाते हैं, राइट। जब मैंने 148 करवाया था डेफिनेशन, तो मैंने उसके एसेंशियल एक एक पॉइंट ऑर्डर में आपको क्या करके दिए थे, ब्रेकअप करके दिए थे। अगला प्रश्न मॉक टेस्ट पेपर मार्च 21 में भी एंड सितंबर 2022 में भी आया है। कहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ बेलमेंट। अरे सर रिवॉर्ड, अरे रिवॉर्ड का मतलब क्या हो गया, कॉन्सिडरेशन। ये होती है एक पॉइंट को कैच करना। अरे बेटे कि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, कॉन्सिडरेशन वर्ड ना लिख के अगला वर्ड क्या लिख गया, रिवॉर्ड। और हमारा इतना मासूम बच्चा है पेपर में, हाय हमारे टीचर ने तो ये करवाया ही नहीं। अरे बेटा थोड़ा दिमाग लगाना है, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि क्वेश्चन से इसलिए गो थ्रू करना जरूरी है। जब आप क्वेश्चन देखते हैं दिल से उसे देखिए, ना कि इधर उधर कि आपको गेम खेलने में मशरूफ रहें।
इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था बेलमेंट में बी ग्रेचुअस, इट में बी नॉन ग्रेचुअस। ग्रेचुअस मतलब फ्री ऑफ चार्ज, वॉलेंट्री या विदाउट कंसिडरेशन। अगला प्रश्न देखिए 149 में ऑब्वियसली हमने किसके ऊपर पढ़ा बेटे, डिलीवरी के ऊपर ही पढ़ा था। और हमने ये कहा था डिलीवरी जो करनी है वो एक्चुअल हो सकती है, सिंबॉलिक हो सकती है या क्या हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव, राइट। तो उसके ऊपर ये स्टडी मैट का प्रश्न आपके सामने है। मिसेस ए ने डिलीवर की है अपनी ज्वेलरी मिस्टर वाई अ गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ जिसे आप देसी भाषा में सुनार कहते हैं, ज्वेलर जो होता है, कि भैया ये पुरानी ज्वेलरी से आप क्या बना दीजिए, नई। जैसे ही आप ये नई देखेंगे आपको याद आ जाना चाहिए, मैंने एक केस करवाया था, काली पेरूमल वर्सेस वीजा लक्ष्मी, भारतीय नारी गहनों की मारी। याद कीजिए, ज्वेलर की दुकान में उसकी अलमीरा में सामान रख देती थी, चाबी ले जाती थी, एक दिन चोरी हो गया तो हम कहेंगे ये डिलीवरी नहीं है, ये मेयर कस्टडी है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है। इसलिए जो ज्वेलर साहब हैं वो क्या नहीं होंगे बेटे, लायबल नहीं होंगे। याद आ गया। सेम वही है, एवरी इवनिंग शी यूज्ड टू रिसीव द अनफिनिश्ड गुड्स टू पुट इट into a box kept at Mr. Y's shop. She kept the key of that box with herself. One night the silver bowl was stolen from that box. Was there a contract of bailment? Obviously not. Why? Because there is no delivery, and for delivery what we need, the transfer of possession, and here it is only what, mere custody. Whether the possession of the goods actual or constructive delivered constitute contract of bailment or not. तो भाई हम यहां कहेंगे यहां कोई डिलीवरी हुई ही नहीं है। अब देखिए इंस्टीट्यूट का आप आंसर देखेंगे, 148 कोट किया, 149 किया। अरे सर इन्होंने केस नहीं लिखा, तो ध्यान दीजिए ना, आपके टीचर ने तो केस भी करवाया। तो आप क्या लिख के आ सकते हैं, आप यूं लिख के आएंगे, फैक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम आर सिमिलर टू लीडिंग केस। लीडिंग ना वर्ड अच्छा लगे तो आप लिख सकते हैं फेमस केस ऑफ। लिखने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, 2 लाइन में इस तरह से लिखे, काली पेरूमल, फिर वर्सेस, फिर 3rd लाइन में क्या लिखें, वीजा लक्ष्मी, ताकि अपने आप वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए हम कहेंगे कि भाई देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। नेक्स्ट प्रश्न, मॉक टेस्ट पेपर मार्च 21 एंड दिसंबर 21। अगला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या हुआ, नाम बदले हैं और कुछ नहीं बदला, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। और यहां देखिए मैंने लिख के भी दे दिया, रेलिवेंट केस काली पेरूमल वर्सेस विजया लक्ष्मी। ये मैंने लिख के दिया, इंस्टीट्यूट ने नहीं लिख के दिया था। इंस्टीट्यूट का आंसर दोनों जगह क्या है, कॉपी पेस्ट वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमने 150 में पढ़ा था, याद कीजिएगा। 150 में हमने कहा था बेली का राइट है या बेलर की ड्यूटी है कि वो डिस्क्लोज करे फॉल्ट इन द गुड्स या डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। याद है कि उसकी ड्यूटी है डिस्क्लोज करे फॉल्ट या डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। स्टडी मैट का प्रश्न, ए ने हायर किया एक कैरेज ऑफ बी, कैरेज आप समझते हैं गाड़ी बी की, एंड एग्रीज टू पे 500 रुपए एज हर चार्जेस। द कैरेज इज व्हाट, अनसेफ। और अगर आप याद करेंगे सेम यही इलस्ट्रेशन 150 में की थी, और याद कीजिएगा तो मैंने एक इस पे ही आपको एक केस भी ऐसा ही करवाया था, हाइमन एंड वाई वर्सेस नाई एंड सन्स। याद कीजिए सेम केस भी था, सेम यही इलस्ट्रेशन थी कि इन्होंने भी क्या किया था, एक कैरेज ली थी लेकिन वो अनसेफ थी और इनको क्या लगी, चोट वगैरह, तो आप लायबल होंगे क्योंकि बेलर की क्या थी, ड्यूटी थी फॉल्ट या डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स बताए। कहता कैरेज इज अनसेफ दो बी इज अनअवेयर ऑफ इट, माना बेलर अनअवेयर है, लेकिन याद कीजिए 150 में ही मैंने बताया था कि भैया अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है, जिसका मतलब है कॉन्सिडरेशन है, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है बेलर के लिए कह देना कि मेरे को तो पता ही नहीं था। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप लोगों से पैसा ले रहे हैं कि आप उन्हें बताइए ये अनसेफ है या इसमें ये गड़बड़ है। ए इंजर होता है, क्लेम्स कॉम्पनसेशन, बी रिफ्यूजेस टू पे, क्या उसे देना पड़ेगा, बिल्कुल उसे देना पड़ेगा, राइट। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप देखिएगा, सेम यही है, मई 2005 में आया हुआ है, और राइट, और बस यहां पे मैंने क्योंकि आपको केस भी करवाया था यहां मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट अगर आप सेक्शनों को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा 151 एंड 152 में हमने बेली की ड्यूटी पढ़ी थी टू टेक रीजनेबल केयर। 151 में था नहीं करेगा तो वो लॉस के लिए लायबल होगा, और 153 में था कि अनऑथराइज यूज अगर बेली करेगा तो भैया बेलर उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। कि आपने घोड़ा दिया था और आपने उसे क्या बना दिया, गधा बना दिया, पुट टू कार्ट, ये इलस्ट्रेशन करवाई थी, राइट। तो ये इसी तरह से तीनों हेडिंग उसी के हैं, सेक्शन वाइज इस तरह से मैंने आपके लिए बना के दे रखे हैं। तो प्रश्न आपके सामने है, मॉक टेस्ट पेपर सितंबर 2022, या यूं कह लीजिए इस तरह का जब लिखा होता है सितंबर तो समझ आइए ये क्वेश्चन आया है नवंबर 2022 के लिए।
कहता श्वेता एंड मीरा बहुत अच्छी मित्र हैं। श्वेता ने अपनी ज्वेलरी मीरा को दी है कि भैया आप इसे बैंक के सेफ लॉकर में डाल दीजिए, लेकिन मीरा ने अपने घर में ही इसे रख लिया है जहां वो अपनी ज्वेलरी भी लगती है। महीने के बाद ज्वेलरी जो है उसका नुकसान हो गया क्योंकि कुछ रॉयड्स वगैरह हो गए, जिसे आप कहते हैं झगड़े फसाद। श्वेता ने केस किया है रिकवरी के लिए। क्या वो सक्सीड होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था बेल की ड्यूटी है सेक्शन 151 में क्या करे, रीजनेबल केयर। लेकिन हो सकता है आप कहेंगे कि उसने तो रीजनेबल केयर करी क्योंकि सर वो अपनी ज्वेलरी भी तो घर में रखती थी। अरे नहीं भैया, साथ में आप ये भी तो देखिए कि भाई उसने एक कंडीशन पे आपको सामान दिया है कि आप कहां रखेंगी, बैंक के लॉकर में। तो इसलिए हम कहेंगे 151 में केयर करना था, वरना 152 में आप क्या हो जाएंगे, लायबल फॉर लॉस हो जाएंगे, आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। So she will succeed. November 2020 का प्रश्न MCQ, if the bailee does any act with regard to goods which is inconsistent with the conditions of bailment, the contract of bailment is, obviously हम क्या कहेंगे, voidable at the option of bailor। क्योंकि आपने, बेली ने क्या किया, कुछ ऐसा कार्य किया जो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ये सेम वही आ गया, इनकंसिस्टेंट को आप कह सकते हैं अनऑथराइज्ड यूज, या यूं कह सकते हैं मिक्स कर लिया विदाउट व्हाट, कंसेंट। तो स्वाभाविक है बेलर क्या करेगा, यहां कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, राइट। तो सेक्शन 153 भी देखिए मैंने जैसे आपके लिए किया कि अनऑथराइज्ड यूज करेगा तो आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन आप लगा सकते हैं। मई 2022 का प्रश्न तो आपसे पूछा गया, इफ द बेली डज नॉट यूज द गुड्स अकॉर्डिंग टू TNC, टर्म्स एंड कंडीशंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिकम्स वॉइड। तो वॉइड का मतलब क्या होता है, एज गुड एज नथिंग। देखिए क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझिएगा, 1 नंबर का प्रश्न आया सिर्फ मई 2022 में, लेकिन उसने क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या डाला है कि वो वॉइड हो जाएगा। आपको वॉइड का मीनिंग आना चाहिए, जो मैंने पहले लेक्चर में बड़े अच्छे से समझाया था, एज गुड एज नथिंग। क्लियर। तो देखिए जब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके टर्म्स एंड कंडीशन से अगला फॉलो नहीं करेगा बेली, तो हम क्या कहेंगे, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था आप उसे क्या कर सकते हैं, वॉइडेबल, जिसका मतलब है एज ए बेलर उसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे वॉइड वर्ड ठीक नहीं है, इसलिए आंसर क्या दिया, इनवैलिड है ये। क्लियर, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि 153 में हम ये कहते हैं कि अगर आपने क्या किया, अनऑथराइज्ड यूज किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। क्लियर है। तो चाहे हमने जहां 153 लिखा है अनऑथराइज्ड यूज वाला, चाहे कॉपी में प्लीज, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 बार इस तरह से प्रश्न आया, तो एक आधा वर्ड आपने वहां इंसर्ट करना है, तो अपने हैंड रिटन में इंसर्ट कर सकते हैं अगर मेरी तरफ से इस तरह का वर्ड नहीं भी दिया गया हो। लेकिन प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं कुछ भी आपको डिफरेंट लगे, अरे तो अपना हैंड रिटन जरूर अपने सामने रखें। आपको लगता है किसी चीज के ऊपर कि यार एग्जैक्टली ऐसा वर्ड नहीं देखा लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आप इंसर्ट कीजिए, कुछ जिम्मेवारी आपकी भी बनती है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन इंस्टीट्यूट क्या करता है, थोड़ा सा ट्विस्टिंग वे में डाल देता है। अगला प्रश्न 154, ऑब्वियसली अनऑथराइज्ड यूज पे हमने पढ़ा था कि यहां पे बेली की ड्यूटी है कि अगर अनऑथराइज्ड यूज करेगा तो जो बेलर है वो आपसे क्या क्लेम कर सकता है, डैमेजेस। जैसे याद कीजिएगा इलस्ट्रेशन दी थी मैंने वो कि घोड़ा दिया बी को, बी ने आगे सी को दे दिया, या घोड़ा दिया कटक के लिए, बनारस के लिए, आप उसे कहां ले गए, कटक ले गए, राइट। तो बिल्कुल कुछ उसी प्रकार से है बेटे ये। तो लिखा है आपसे मई 2019 का प्रश्न है, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज। क्या अनऑथराइज्ड यूज किया है तो बेली की लायबिलिटी क्या है, तो नेचुरल है आपको डैमेजेस कहीं या कॉम्पनसेशन, ये देखिए डैमेज वर्ड भी आ गया, देना पड़ेगा। सीधा सीधा प्रश्न था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सर आंसर बड़ा छोटा दे रखा है, आप टेंशन क्यों लेते हैं, मैंने आपको कितनी इलस्ट्रेशन करवाई है, 2, 4 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हो दोनों की दोनों इलस्ट्रेशन। क्लियर है। तो इसलिए ये मत देखिए, मैं आपको कोशिश करता हूं एज ए टीचर कि आप बहुत कैपेबल बने, कि आपका पेपर इतना बढ़िया हो कि ये नहीं कि हम बिल्कुल मूर्खता के साथ इंस्टीट्यूट का क्या लेते जाएं, आंसर लेते जाएं। हमें अपना दिमाग यूज करना है, कैसे मार्क वाइज हमें अपना आंसर छोटा करना है या क्या करना है बड़ा। 2 नंबर का प्रश्न होता तो आप आंसर सिर्फ इतना लिख सकते थे, देखिए 4 नंबर का, तो मेरे हिसाब से 100% आपको क्या करना चाहिए, दोनों इलस्ट्रेशन। मैं और एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन दोबारा देखिए, पूछा व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ बेली, राइट। आप चाहें तो साथ में सेक्शन यहां क्या कोट कर सकते थे थोड़ा और आंसर बढ़ाने के लिए, 153 कि अगला क्या कर सकता है बेलर, इसे टर्मिनेट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो आपको चीज क्या करनी पड़ेगी, वापस उसे भी डाल दीजिए। रादर 153 रेड विद क्या लिखा है, 154।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिक्स वाले पे है, याद कीजिएगा मिक्स पे हमने 155 पढ़ा था, मिक्स कर सकते हैं विद कंसेंट, और जिसमें दोनों का क्या है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है। विदाउट अगर कंसेंट है तो हमें देखना पड़ेगा 156 में क्या वो सेपरेबल है या नहीं। 156 में सेपरेबल होता है, बेयर करेंगे आप एक्सपेंसेस, सेपरेबल नहीं है तो 157 में आपको क्या बेयर करना पड़ेगा, लॉस इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। नवंबर 14 का प्रश्न है, करेक्ट इनकरेक्ट। जब भी ऐसा प्रश्न आए, मैंने पहले ही बताया था, दोबारा बता रहा हूं, इसका आंसर आपने स्टार्ट ही किससे करना है, करेक्ट या इनकरेक्ट से करना है। कहता है बेली हैज नो राइट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर। परफेक्ट आंसर है, तो हम क्या कहेंगे, करेक्ट है भाई, आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, राइट। इसके बाद देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो बस आप करेक्ट लिख के अपनी एक स्टेटमेंट एक लाइन में आंसर को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी मैंने सेक्शन देखो पूरा इस तरह से हेडिंग ऊपर डाल दिए हैं, तो हर चीज को मैं भी इतना बड़ा कई बार कई आंसरों में मैं भी लिख के नहीं देता हूं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप देख रहे हैं नवंबर 2018 में भी है, स्टडी मैट में भी है, मॉक टेस्ट पेपर 20 में भी है, 22 में भी है, आरटीपी में भी है। अरे बाप रे बाप, तो बहुत बार ये प्रश्न आया। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या करता है, कई बार इंस्टीट्यूट सिर्फ नाम बदल देता है, तो उन सेम क्वेश्चनों को बार बार क्या पढ़ना है, एक ही जगह हेडिंग डाल दिया, बात खत्म। लेकिन इससे आपको थोड़ा ये भी आइडिया लगे, अरे बाप रे बाप, काफी होट रहा होगा कि इतनी बार डाला है, राइट। कहता अमर ने बेल किया 50 किलोग्राम हाई क्वालिटी शुगर टू सृजित। उनका एक किराना का शॉप है, प्रॉमिसिंग कि भैया मैं आपको 200 रुपए दूंगा जब मैं अपनी ये चीनी वापस लेने आऊंगा। लेकिन सृजित के एक एम्प्लॉय हैं, वो अनअवेयर हैं इस चीज के बारे में कि ये लौटाना है। उन्होंने क्या किया, अमर की चीनी मिक्स कर ली दुकान में पड़ी चीनी के साथ और उसे पैकेज करके बेचने के लिए निकाल दिया। ये चीज पता चलती है जब अमर आता है और अपनी चीनी वापस मांगता है एज द प्राइस ऑफ द स्पेसिफिक क्वालिटी, क्योंकि जो उसकी चीनी थी उसका जो रेट है वो क्या हो गया, 3 गुना हो चुका है, ट्रिपल्ड। कहता बताइए क्या रेमेडी अवेलेबल है। अब अमर के पास 6 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तो स्वाभाविक है, हमने सेक्शन 157 पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि पहली बात हमने कहा था आप गुड्स को क्या नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। देन हमने कहा था मिक्स कर सकते हैं विद कंसेंट, लेकिन विदाउट कंसेंट में हमने कहा था सेपरेबल है या नहीं। यहां तो उन्होंने क्या किया, दुकान में अपनी चीनी के साथ मिक्स कर दी। देखिए चीनी के साथ चीनी मिक्स की कभी भी अलग नहीं हो सकती, इसलिए सेक्शन लगता है 157, जिसमें हमने क्लियर कहा था आपको यहां क्या देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो आप कहेंगे दोनों चीनियां डिफरेंट हैं, तो इसलिए आपको जितना उसका नुकसान बनता है वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये गुड्स क्या नहीं हो सकती, सेपरेट नहीं हो सकती। नेक्स्ट प्रश्न अगर आप देखेंगे सेम यही प्रश्न, देखिए लगभग सेम यही है, मई 2022 में प्रश्न आया है। क्या मिस्टर ट्रुथ ने, देखिए सिर्फ क्या चीनी की बजाय क्या हो गया, 50 बोरी की बजाय 100 बोरी, चीनी की बजाय ग्राउंडनट जिसे मूंगफली कहते हैं, मिस्टर फॉल्स को दिया है कि भैया सेफली रख लीजिए। मिस्टर फॉल्स ने ये ग्राउंडनट क्या किया है, मिक्स कर लिया है, क्योंकि उनकी फैक्ट्री में और ग्राउंडनट्स थी। लेकिन कैसे मिक्स किया है, विद कंसेंट। तो हमने कहा था सेक्शन नंबर 155, याद आ गया 155 कि जहां दोनों पार्टीज का क्या है, इंटरेस्ट है, तो आप कर सकते हैं। और कहता उसने क्या किया, मिक्स कर लिया एंड कंज्यूम इट टू प्रोड्यूस व्हाट, एडिबल ऑयल। जो आप देखते हैं आपके घर में खाना बनता है, आप रिफाइंड ऑयल लाते हैं तो ग्राउंडनट ऑयल भी आता है। तो पहला प्रश्न है, क्या मिस्टर ट्रूथ इज एंटाइटल्ड टू क्लेम हिज शेयर इन द एडिबल ऑयल प्रोड्यूस्ड। तो देखिए ट्रूथ ने अपनी ये मूंगफली दी थी, तो स्वाभाविक है उसका क्या बनता है, एक शेयर तो बनता है, बिल्कुल उसे मिलना ही चाहिए। कहता व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, सेकेंड पार्ट, इन केस आपने मिक्स किया है लेकिन विदाउट क्या है, कंसेंट है। तो हम कहेंगे दो बातें, 156 में क्या वो सेपरेबल है तो बेयर करें एक्सपेंसेस, नहीं है तो आप बेयर करें क्या, लॉस इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। दोनों सेक्शन आप कोट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 160 में हम कहते हैं कि सामान बेली को वापस करना पड़ेगा। कब वापस करना पड़ेगा, ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस, या कोई टाइम के लिए दिया था, टाइम क्या हो गया, एक्सपायर। और 161 में हमने कहा था अगर आप वापस नहीं करोगे तो एज ए बेली क्या होगा, लाबल। जहां मैंने आपको केस भी करवाया था, शॉ एंड कंपनी वर्सेस साइमन एंड सन्स, वो कार गैराज वाला जो आग लग गई थी, राइट। देखिए वैसे ही कुछ प्रश्न आपको नजर आएगा। नवंबर 2003 आप देख रहे हैं, कितने साल पुराना प्रश्न है, सोचिए कितने अटेम्प्ट पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि साल में पेपर कितनी बार होते हैं, 2 बार भाई। कहता सुनील ने दी है अपनी कार महेश को रिपेयर्स के लिए, महेश ने कार ठीक कर दी है लेकिन उसने लौटाई नहीं है रीजनेबल टाइम में, जबकि सुनील रिपीटेडली उसे रिमाइंड करा था भैया जी लौटा दीजिए, लेकिन इस दौरान बिग फायर हो गया, नेबरहुड में कार डिस्ट्रॉय हो गई। तो हम कहेंगे द फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम आर सिमिलर टू द केस ऑफ व्हाट,
शॉ एंड कंपनी वर्सेस सामन एंड सन्स, याद आ गया। और 160 और 161 तो लगा ही है, तो इसलिए आप क्या होंगे, आप यहां लायबल होंगे फॉर लॉस। आरटीपी नवंबर 20 का प्रश्न, राज ने अपना छाता अम्ब्रेला दिया है मनोज को रेनी सीजन में 2 दिन के लिए, क्योंकि उसके एग्जाम थे। मनोज ने ये छाता 1 हफ्ते के लिए रख लिया। व्हाइल गोइंग टू राज हाउस टू रिटर्न द छाता, मनोज एक्सीडेंटली स्लिप हो जाते हैं और अम्ब्रेला बैडली डैमेज हो जाता है। तो पूछा गया हु विल बेयर द लॉस एंड व्हाई। देखिए सेम क्वेश्चन है, आपको एक काम के लिए चीज दिया गया है छाता, काम पूरा, छाता वापस करें। या 160 में हमने ये पढ़ा ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम, आपको 2 दिन के लिए दिया था भाई, आप 1 हफ्ता लेके बैठ गए हैं, अगला शरीफ है अपनी चीज नहीं मांग रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, कई बार हम इतने गलत लोग होते हैं, कोई अपना हक नहीं मांगता है तो हम कहते हैं वो कौन सा मांग रहा है, तो इतने बेशरम क्यों बनते हैं? क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? किसी ने चीज 2 दिन के लिए दी है और आप कितना दिन के लिए लेके बैठ गए, ये गलत है। तो इसलिए 160 लगा, इसलिए 161 में आपको क्या करना पड़ेगा, यू गोना बी लायबल फॉर द लॉस, तो आपको वो पैसे भरने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 163 में याद कीजिएगा, यहां हमने पढ़ा था बेली का ड्यूटी है कि वो रिटर्न करे गुड्स विद एक्रीशन, याद आ गया, एक्रीशन कहो, इंक्रीज कहो, प्रॉफिट कहो। जहां हमने केस भी किया था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस कस्टोडियन का, शेयर गिरवी रखे थे, उस पर बोनस आया था। या मैंने याद कीजिएगा कुत्ते पिल्ले वाला एग्जाम्पल भी दिया था आपको, काओ काफ का भी दिया था, राइट। नवंबर 2008 का प्रश्न आपके सामने है। एम ने 5,000 रुपए बी को दिए हैं ऑन द सिक्योरिटी ऑफ 2 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। 15 जून 2007 को कंपनी ने 2 बोनस शेयर दे दिए हैं। बी ने लौटा दिया है लोन का अमाउंट विद ब्याज, लेकिन उसने 2 शेयर ही वापस किए जो गिरवी रखे गए थे, एंड रिफ्यूजेस टू गिव 2 बोनस शेयर, तो आपको वापस करने पड़ेंगे। तो आप क्या कहेंगे, फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम आर सिमिलर टू द केस ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस कस्टोडियन। अगला प्रश्न भी अगर आप देखेंगे तो कॉपी पेस्ट सेम क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट पेपर अप्रैल 2021 का, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ फर्क नहीं है। इसके बाद देखिए 168 में अगर आपको याद हो, 168 में क्या था, बेली का राइट था। बेली का राइट क्या था, जितना उसका एक्सपेंसेस हुआ वो क्लेम कर सकता है, और उसको पैसा नहीं मिलता तो वो लियन एक्साइज कर सकता है, लेकिन मैंने कहा था केस नहीं कर सकते हो आप। लेकिन 168 में ही एक चीज हमने और की थी कि अगर उसने कोई रिवॉर्ड घोषित किया है तो आप रिवॉर्ड के बदले वो सामान भी रख सकते हो, लियन भी एक्साइज कर सकते हो, एंड केस भी कर सकते हो, याद आया। और 169 में हमने कहा था बेली सामान बेच सकता है, और कब बेच सकता है, गुड्स पेरिशेबल है, ये एक्सपेंसेस हो 2/3, राइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या राइट्स अवेलेबल हैं टू फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, और ये हम दोनों कंसेप्ट किस पे पढ़ते थे, डू नॉट फॉरगेट फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, जिसके ऊपर मेनली सेक्शन क्या आता है 71, क्योंकि हमने कहा था फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की सारी ड्यूटीज कौन सी होती हैं, बेली वाली, लेकिन आपसे ड्यूटी नहीं पूछी गई, क्या पूछे गए हैं, राइट्स, और साफ लिखा है 168 169, तो जो बताया वो लिख दीजिए बस, और क्या। अगला प्रश्न बेटा 170 171 देख रहे हैं, जहां हमने लियन के ऊपर किया था। लियन क्या था, राइट टू रिटेन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर इफ इन कॉन्टिन्यूअस पोजीशन टिल योर लीगल ड्यूज आर पेड ऑफ। याद कीजिए 170 में हमने पर्टिकुलर लियन पढ़ा था, 171 में हमने जनरल लियन पढ़ा था। और याद कीजिए जनरल लियन किसको अवेलेबल है, कोड की दी थी फैब, एफ से फैक्टर दिया था, एफ से वॉर फिंगर दिया था, ए से अटॉर्नी दिया था आपको, राइट, और बी से बैंकर एंड पॉलिसी ब्रोकर दिया था। जहां मैंने एक कोड की दी थी डोंट मेस विद मी, एनएलए नाम से, कि पर्टिकुलर लियन नेचुरल है, ऑटोमेटिक है, राइट। और ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ लेबर एंड स्किल आपने क्या किया है, एक्सरसाइज किया है, ये अवेलेबल होता है सर्विस प्रोवाइडर को, जबकि जनरल लियन सिर्फ इन्हीं लोगों को अवेलेबल होता है, और ये कोई ऑटोमेटिक नहीं है, ये बाय कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो प्रश्न आपके सामने है जनवरी 2021 का, स्टार मैंने लगा रखा है। राधे श्याम ने क्या किया है भैया, बोरो किए हैं 50,000 रुपए, किससे, बैंक से, कैसे, ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गोल्ड ऑन दिस डेट अंडर एन एग्रीमेंट विच कंटेन्स अ क्लॉज दैट बैंक शैल हैव अ राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन। साफ लिखा है, एग्रीमेंट में क्लॉज डाली गई है कि बैंक के पास क्या होगा, एक राइट ऑफ। अब देखिए आप गलती क्या कर सकते हैं, गौर से समझिएगा बात को, बहुत बढ़िया बात है। और ये बात बढ़िया ये है, आपने बैंक से जब लोन लिया, आपने रखा जी गिरवी, देख रहे हैं आप क्या, गोल्ड, तो बच्चे के जहन में क्या था, अरे भैया गोल्ड गिरवी रख दिया सर, ये तो क्वेश्चन प्लेज का है। अरे हाँ है ना, अरे माना प्लेज का दिख रहा है, लेकिन एग्रीमेंट में साफ क्या दिख रहा है वो भी तो देखो। एग्रीमेंट में बेटे क्या लिखा है, एग्रीमेंट में साफ तौर से लिखा है एक क्लोज कि बैंक के पास क्या होगा, पर्टिकुलर लियन। तो ध्यान देना, हम गलती क्या कर सकते हैं, हम शायद प्लेज की तरफ आंसर में जाएं, जबकि क्वेश्चन में वर्ड ही क्या लिखा है,
लियन की बात हो रही है, तो हमें आंसर उसके हिसाब से ही मूव करना है। तो कहता है राधे श्याम देयर आफ्टर टुक, उसने एक और ले लिया लोन, अनसिक्योर्ड है आपकी बार। ऑन 30th September ही रिपेड द एंटायर, क्या रिपे किया उसने, सिक्योर्ड लोन, एंड रिक्वेस्टेड द बैंक टू रिलीज द गोल्ड प्लेज, कि भैया 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है वो वापस कर दो मेरे को। बैंक डिसाइडेड टू कंटिन्यू व्हाट, लियन ऑन द गुड्स अंटिल व्हाट, अनसिक्योर्ड लोन इज फुली रीपेड बाय व्हाट, राधेश्याम। क्लियर है? अब याद कीजिए मैंने बड़ी मेहनत से करवाया था और मैंने कहा था प्लेज का आंसर अलग होता है, लियन का आंसर अलग होता है कि, और मैंने ये कहा था लियन के केस में बैंक रख सकता है, जबकि प्लेज में, याद कीजिएगा प्लेज में हमने कोट किया था 173 कि एज ए प्लेजी यू कैन रिटेन द सिक्योरिटी राइट, बट फॉर द सेम डेट, उसी के लिए। और 174 में हमने पढ़ा था किसी और डेट के लिए आप रिटेन नहीं कर सकते। प्लेज के हिसाब से जाएंगे आंसर अलग हो जाएगा, लियन के हिसाब से आंसर क्या आएगा, अलग आएगा। तो इसलिए एंड में आंसर देख रहे हैं आप, बैंक्स डिसीजन टू कंटिन्यू द लोन, राइट, क्या लिखा है, इज, सर ये क्या कह रहे हो, नॉट वैलिड, ये आंसर तो गलत बोल रहे हो आप। अब ध्यान से सुनना, जब मैं आपको लियन का कंसेप्ट करवा रहा था, प्लीज याद कीजिए 2 सेक्शन आपको करवाए थे, 170 एंड 171। 170 में था पर्टिकुलर लियन, लेकिन याद करो 171 में क्या था, जनरल लियन। अरे याद आया, 171 में जनरल लियन था, और वहां मैंने ये एग्जाम्पल करवाया था कि बैंक रख सकता है किसी और लोन के लिए भी। लेकिन समस्या क्या पड़ गई यहां पे, देखिए मैं इसे कहता हूं कि इंस्टीट्यूट ने पहली बात एक क्वेश्चन एक अच्छा फ्रेम नहीं किया। क्यों नहीं फ्रेम किया, मैंने तो हाईलाइट भी किया यहां पे, इंस्टीट्यूट क्या लिख रहा है, पर्टिकुलर लियन, जबकि ये क्वेश्चन बन किसके ऊपर है, जनरल लियन पे। अब देखो इंस्टीट्यूट अपना आंसर में पर्टिकुलर लियन का सेक्शन थोड़े कोट कर रहा है, 170 किसका कोट कर रहा है, 171 जनरल लियन लगा रहा है। लेकिन जनरल लियन लगाते समय देखिए क्या कह रहा है, 171, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, हम यही पढ़ते हैं ना कि आप रख सकते हो सामान फॉर अ जर्नल बैलेंस ऑफ अकाउंट एनी गुड्स बिल टू देम, ये पढ़ा था हमने कि आप रख सकते हैं अनलेस कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी हो, राइट। तो 171 यही कह रहा है कि बैंक विद जनरल राइट ऑफ लियन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पार्टी अंटिल ऑल द ड्यूज आर व्हाट, डिस्चार्ज। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, हेंस इन द फर्स्ट इंस्टांस द बैंकर अंडर एन एग्रीमेंट हैज अ राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन। अब आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, पर्टिकुलर लियन ऑन द गुड्स प्लेज्ड विद इट विच हैज ऑलरेडी बीन रीपेड बाय राधेश्याम। मतलब सीखा क्या, क्वेश्चन में वर्ड क्या, पर्टिकुलर लियन, लेकिन बैंकर की बात है तो आंसर किस पे जा रहा है, जाना भी उसमें चाहिए। लेकिन बाद में इंस्टीट्यूट क्या कहता है, यार मैं तो पूछ ही किसके ऊपर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर लियन के हिसाब से पूछ रहा हूं, मैं पूछ ही नहीं रहा हूं किसके हिसाब से। तो अगर जनरल लियन के हिसाब से हम चलते तो हम कहते हैं आप रख सकते हो। इसलिए देखो यहां इंस्टीट्यूट ने क्या कहा अपने आंसर में, हेंस द बैंकर अंडर एन एग्रीमेंट हैज अ राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन, राइट, विच, लेकिन वो जो राइट था वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, रीपे। अकॉर्डिंगली बैंक्स डिसीजन टू कंटिन्यू द लियन ऑन द अनसिक्योर्ड लोन विच इज सेकंड लोन इज नॉट व्हाट, वो वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर लियन में क्या जरूरी था बेटे, लेबर एंड स्किल जरूरी था। क्लियर है, यहां कोई लेबर एंड स्किल नहीं चल रहा। मतलब ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी सा इंस्टीट्यूट ने डाला, तो इस तरह के क्वेश्चन को इस वजह से मैंने क्या डाला, स्टार, कि सीधा सीधा बच्चे को लगता है प्लेज पे लिखूं, प्लेज की कोई बात नहीं हो रही, फिर लगता है यार ये तो जनरल लियन का है, लेकिन क्वेश्चन में वर्ड क्या डाल गया, अगला वो डाल गया पर्टिकुलर लियन। तो इस तरह की चीज में आप सभी चीजों को हिसाब से, मतलब मैं इसमें क्या कहूंगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए भाई साहब, आप अपनी कुछ क्या ले सकते हैं, प्रिजम्पशंस ले सकते हैं, आप अपने क्या दे सकते हैं, कुछ नोट्स दे सकते हैं, और आप क्या दे, इस तरह से लिख के भी दे सकते हैं ऑल्टरनेटिव आंसर। क्या दे सकते हैं कि भाई साहब मैं आंसर 1 नहीं दे रहा हूं, 2 दे रहा हूं, भाई मेरे को पक्का नंबर दे देना, इस हिसाब से ये है, इस हिसाब से वो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चाहे ये लॉ का पेपर है, ध्यान दीजिए, नॉर्मली आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में टीचर कहता है बेटा नोट लिख के आओ, बेटा इसमें भी लिख के आओ। अगला प्रश्न, तो बेटा यहां पे आकर के हमारे बेलमेंट के जितने क्वेश्चन बनते हैं समाप्त होते हैं। थैंक यू।